नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज मुद्दा आपका में हम बात करेंगे संसद इस सप्ताह की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश की। इन मुद्दों पर बात इसलिए क्योंकि संसद के मानसून सत्र के पहले सप्ताह में पेपर लीक के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित हुई। पेपर लीक मुद्दे पर सरकार संसद में चर्चा को तैयार दिखी, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की शर्त के चलते इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हो पाया। राज्यसभा में विपक्ष की नारेबाजी के बीच राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 शुक्रवार को पेश किया गया। तो शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर दोहराया कि सरकार पेपर लीक पर चर्चा को तैयार है। देश के युवाओं के भविष्य के लिए एक रचनात्मक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। इस बीच 26 दिनों के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात के बाद अपना अनशन तोड़ने का फैसला किया। सरकार ने भी पेपर लीक मुद्दे पर तेजी से फैसले लेते हुए शिक्षा मंत्रालय में प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर बड़ा बदलाव किया और शुक्रवार को संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें पेपर लीक से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। कानून किस तरह का सरकार लाएगी, इस पे चर्चा हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिया है, संदेश दिया है कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी और कठोर कानून बनाएगी। संसद का यह सप्ताह कैसा रहा, इस पे हम चर्चा करेंगे और सरकार किस तरह से आगे कठोर कानून बनाने जा रही है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। घनश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर आपका। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर वीके गुप्ता जी से, जो एग्जाम कंट्रोलर मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर वीके गुप्ता जी संसद टीवी पर। हम इस मुद्दे पर चर्चा करें। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने संदेश में, युवाओं के नाम संदेश में क्या कहा। मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से
संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। दरअसल गुरुवार की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह संदेश देश के नौजवानों को दिया, देश के युवाओं को दिया, छात्रों को दिया कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी, कठोर कानून बनाएगी और जो शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जो कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और भविष्य में किस प्रकार का कानून, किस प्रकार का विधेयक सरकार अगले सप्ताह की कार्रवाई या मानसून सत्र में लेकर आएगी, इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई। जाहिर तौर पर सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर बेहद गंभीर है, संसद में चर्चा को भी तैयार है और सरकार अपने स्तर पर तेजी के साथ फैसले भी ले रही है और वो फैसले दिख भी रहे हैं। सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त हुआ, जाहिर तौर पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। इस बात को शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री ने एक बार पुनः कहा और विपक्ष से अपील की वो चर्चा में भाग ले, हिस्सा ले। आइए सुनते हैं संसदीय कार्य मंत्री ने क्या कहा। राहुल गांधी जी भी यहाँ आए हैं, नेता प्रतिपक्ष और सब लोग। मैं फिर से अनुरोध करता हूँ, आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह भी केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एग्जाम पेपर लीक को लेकर के कठोर कानून लाने जा रहे हैं, यह आश्वासन भी दिया हुआ है। अभी 1 बजे हमारा कैबिनेट मीटिंग है, कैबिनेट मीटिंग में इस संबंधित मसले को हल करने के लिए सरकार का मंशा बहुत ही सख्ती से एक सख्त कानून लेने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसका भी हम लोग फैसला लेने जा रहे हैं। ऐसा समय में अगर पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कंडीशन मत डालिए, हम चर्चा शुरू कर सकते हैं आज भी। जाहिर सी बात है, संसदीय कार्य मंत्री ने एक बार फिर कहा कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन संसद के मानसून सत्र के 5वें दिन भी विपक्ष की नारेबाजी के चलते, व्यवधान के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित हुई। वरिष्ठ सांसद राज्यसभा के घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। घनश्याम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आमतौर पर होता है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन सरकार यहां कह रही है हम पहले दिन से चर्चा के लिए तैयार हैं। तो सदन की कार्रवाई 5 दिन हो गए मानसून सत्र के लिए, कई महत्वपूर्ण बिल सरकार के एजेंडे में है, सरकार की प्राथमिकता की सूची में है, कोई कामकाज संसदीय उस तरह से नहीं हो पाया। क्या वजह है इसके पीछे कि सरकार तैयार है, विपक्ष नारेबाजी कर रहा है? देखिए, ये मैं समझता हूं कि पूरा सप्ताह इस बात में गुजरा कि हंगामे के बाद में कोई चर्चा नहीं हुई। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हो चुकी थी, उनमें सरकारी बिजनेस सारा पास हो गया था सर्वसम्मति से और उसकी घोषणा भी हो गई थी। लेकिन ये पेपर लीक के मुद्दे को मुद्दा बनाकर इसके आधार पर बात अपनी शर्त मनवाने के लिए इस प्रकार की बात की जा रही। जब सरकार ने साफ कह दिया कि भाई हम इस पर जो पेपर लीक हुआ है
उस पर हम बातचीत करने के लिए तैयार है, उसके अन्य पहलुओं पर भी बातचीत करने के लिए तैयार है, खुले दिल और दिमाग से तैयार है। और सबका हम आह्वान करते गाओ हम बातचीत करके इस समस्या का समाधान करें। जब सरकार ने इतना बड़ा काम किया है तो प्रतिपक्ष को चाहिए था कि वो इस बात को आगे बढ़कर स्वीकार करता। दुर्भाग्य की बात है प्रतिपक्ष बार बार कई बार मांग करता है कि चर्चा हो और सरकार चर्चा के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर उल्टा काम हो रहा है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है और प्रतिपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता है। तो इसी में सारा समय गुजरा है और मैं समझता हूँ कि ये संसदीय इतिहास में ये सप्ताह जो है वो इस बात के लिए माना जाएगा कि बिना काम किए हुदंगड़ में हमने 5 दिन समाप्त कर दिए। और जहाँ तक पेपर लीक का सवाल है जी, उस पर सरकार की साफ नीति शुरू से है। पहली तो ये बात है कि पेपर लीक केवल नीट का ही नहीं हुआ है जी, पेपर लीक एक राष्ट्रीय समस्या बन गया है। वो कांग्रेस शासित राज्यों में भी हुआ है, अन्य पार्टियों के शासित राज्यों में भी हुआ है और बहुत बार हुआ और बड़े बड़े लेवल पर हुआ है जी। और उसके बहुत परिणाम भी अच्छे नहीं निकले हैं। लेकिन इस बार एक बार पूरा पेपर लीक भी नहीं हुआ, कुछ पेपर कंप्रोमाइज हुआ और उनकी बात का पता चलते ही सरकार ने परीक्षा स्थगित कर दी। सरकार ने परीक्षा स्थगित करके तुरंत अगली परीक्षा की तारीख तय कर दी। उस तारीख के साथ साथ ये कह दिया कि जितनी फीस जमा कराई थी उन बच्चों की फीस वापस रिटर्न कर दी और अगली तारीख के लिए कोई फीस नहीं लेंगे ये भी तय कर दिया। और दूसरे स्थानों से आने जाने के लिए उनको वाहन की सुविधा भी फ्री कर दी और इस प्रकार से विद्यार्थियों को किसी प्रकार का घाटा नहीं होने दिया। ये काम सरकार ने किया और 22 तारीख को सरकार ने पूरी प्रयत्न करके और यहाँ तक कि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग करके पेपर पहुंचाए और सारा काम करके एक बिल्कुल चाक चौबंद रूप से सरकार ने परीक्षा करा दी। परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया। रिजल्ट के बाद में जितने लोग भर्ती होने हैं उनके क्रमांक भी हो गए, वो सब प्रसन्न भी हो गए, उनके घरों में वो उत्साह भी हो गया, लड्डू भी बट गए, सारा काम हो गए और वो काम एक तरह से पूरा हो गया। अब जो आगे काम बचता है वो ये है कि फ्यूचर में इस प्रकार की कोई बात नहीं हो, इसकी व्यवस्था करने के लिए संसद में बैठकर चर्चा करना आवश्यक था। उस अवसर को प्रतिपक्ष ने गंवा दिया, ये दुर्भाग्य की बात। जी बिल्कुल घनश्याम तिवाड़ी जी, बिल्कुल एक ऐसा मुद्दा जिससे देश के लाखों छात्र जुड़े हैं, माँ बाप जुड़े हैं उनके, क्योंकि एक माता पिता का सपना होता है कि उनका बेटा उनकी बेटी अच्छे नंबरों से पास हो और कुछ जीवन में बने। लेकिन जिस प्रकार से पेपर लीक की समस्या है वो किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। सही कहा आपने, राष्ट्रीय समस्या है। अगर बात कांग्रेसी राज्य में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं तो दूसरी पार्टी के जो शासित राज्य हैं उनमें भी ऐसी घटनाएं उभरकर सामने आई हैं। जाहिर तौर पर संसद एक ऐसा मंच है जिस पर ऐसी समस्याओं का, जो राष्ट्रीय समस्या है, उस पर चर्चा हो, सहमति बने और सरकार कोई ठोस कानून इसको लेकर आए सदन में और उसे सब मिलकर पारित करें, ताकि देश में ऐसी समस्या जो है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। देश की जनता यह चाहती है। लेकिन घनश्याम तिवाड़ी जी, लेकिन संसद होती है संवाद के लिए, चर्चा के लिए। लेकिन देखने में पिछले 5 दिनों में यह आया कि संसद के बाहर नारेबाजी, संसद के भीतर नारेबाजी। यह कौन सी राजनीति और शर्त कौन सी है? किस शर्त पे विपक्ष अड़ा हुआ है? देखिए, इसको एक बहुत बात समझ, ये आंदोलन शुरू में छात्रों का आंदोलन था। इस आंदोलन में छात्रों के नाम पर उनको सफलता नहीं मिले, इसलिए विभिन्न राजनीतिक दल कूद पड़े और यहाँ तक कि सारी परंपराओं को ताक पर रखकर प्रतिपक्ष के नेता के नेतृत्व में और खड़गे साहब के नेतृत्व में कांग्रेस के सारे माननीय सदस्य जाकर प्रधानमंत्री निवास के बाहर बैठ गए। जी, सारी लोकतांत्रिक परंपराओं को तोड़ दिया और फिर उनको वहां से हटाना पड़ा। वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ, वो चाहते थे कि आंदोलन करने वाले जो छात्र हैं इनको इसका श्रेय नहीं मिलना चाहिए, हमको श्रेय मिलना चाहिए। एक बात। फिर उन्होंने एक बात अड़ा दी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का कारण तो आप जब चर्चा करोगे तब समझ में आएगा। धर्मेंद्र प्रधान जब जवाब देंगे कि उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की तब समझ में आएगा। अगर यही बात होती
तो राजस्थान में पिछली अशोक गहलोत जी की सरकार के टाइम पर 17 पेपर आउट हुए और उनके द्वारा नियुक्त राजस्थान लोक सेवा आयोग के 2 मेंबर्स पेपर आउट करने में गिरफ्तार हुए और जेल गए। जी, उसके बाद भी सरकार नहीं उठाई, इन्होंने अशोक गहलोत जी को नहीं उठाया और वो से जहां पर ये काम हुआ है। तो ये मांग करना एक तरह से चर्चा न करने के बराबर है कि चर्चा न करने का कोई बहाना चाहिए, इसलिए काम इन्होंने किया है। बाकी तो चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। घनश्याम तिवाड़ी जी, देश देख रहा है कौन राजनीति सड़क पे कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन चर्चा करना चाहता है, कौन किस तरह की नारेबाजी कर रहा है, कौन प्रदर्शन कर रहा है। डॉक्टर वीके गुप्ता जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि आप एग्जाम कंट्रोलर मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, देश की जनता, जो माता पिता हैं बच्चों के, जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, वो एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं कि उसमें पारदर्शिता हो और इस प्रकार की जो पेपर लीक की घटनाएं होती हैं, किसी भी राज्य में होती हो, किसी भी स्तर पर होती हो, वो ना हो, ऐसा वो ठोस कदम चाहते हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से पेपर लीक को लेकर जो भी घटनाएं घट रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यद्यपि क्योंकि मैं स्वयं परीक्षा नियंत्रक के पद पर हूं और बहुत सारी चीजें मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा जी, कि जब कोई छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, उसकी सिविल सर्विस आचरण संहिता, यानी किसी तरह की कोई एफआईआर तो नहीं है, यहाँ तक उसकी नियुक्ति के पूर्व देखी जाती है। छात्र का जो आंदोलन का तरीका है उसमें उसे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आंदोलन शांतिपूर्ण हो, उसकी किसी भी तरह की कोई एफआईआर न हो, अन्यथा नियुक्ति के पश्चात भी उसकी नियुक्ति जो है वो क्वेश्चनेबल हो सकती है। पहला पॉइंट जी, यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि मैंने इंदौर में देखा कि जहां छात्र आंदोलन कर रहे थे तो कुछ कोचिंग क्लासेस वाले कह रहे थे कि सर ये हमारे छात्र नहीं है, हमारे छात्र तो परीक्षा में पास हो चुके हैं और मिठाइयां बंट रही है। तो इस तरह से आंदोलन में अराजक तत्व जो है वो शामिल हो चुके हैं और आंदोलन जिस दिशा में जाना था उस दिशा से कहीं बाहर चले गया। अब रही बात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कंट्रोलर के नाते, तो मैं यहाँ पर ये आपसे तो सूचित करना चाहूंगा कि एक पद है और 20 लोग साक्षात्कार के लिए आए, तो निश्चित रूप से 19 प्रतिभागी जो है जो चयनित नहीं होंगे उनको ये लगेगा कि शायद भ्रष्टाचार हुआ होगा। एक पद के लिए जहां पर 1000 आवेदन आते हैं, कई पात्र लोग जो है उसमें चयनित होते हैं, उस साक्षात्कार में जो कैंडिडेट एक ही आता है तो कई बार हम पर आरोप लगते हैं कि सर आपने तो हमें नहीं सिलेक्ट किया। हम कई बार कहते हैं कि डिप्टी कलेक्टर एक ही बनेगा, डीवाईएसपी एक ही बनेगा, आप अच्छे नागरिक बन जाओ, कोई आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति डिप्टी कलेक्टर बने। और हम छात्रों को कई बार ये कहते हैं कि आप लोग जो कैंपस में आके या कैंपस के बाहर तमाम नारेबाजी कर रहे हैं, इसमें आपकी सीआईडी रिपोर्ट जा रही है, आपके खिलाफ एफआईआर हो रही है। हमारे कई छात्र पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में बाहर हो गए। हम कई बार छात्रों को ये समझाते हैं कि आपकी जो भी मांग हो वो न्यायोचित हो, उसका किसी भी बैनर के ऊपर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आप शांतिपूर्ण तरीके से हमसे बात कीजिए। छात्र ये चीज को समझता नहीं है, वो अराजक तत्वों के हाथों में चला जाता है, उसकी एफआईआर हो जाती है। इस कारण से कई छात्र जो है साक्षात्कार के बाद भी जो है चयन से वंचित हुए हैं। सिविल आचरण संहिता के बारे में हम जानकारी छात्रों को बताते हैं कि जब आप सरकारी नौकरी में आते हैं तो आपकी ये तमाम पैरामीटर्स देखे जाते हैं। अभी जो आंदोलन चल रहा है, हम कई छात्रों को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराते हैं जी, आप शांतिपूर्ण तरीके से उसमें भागीदारी करें, आप अपनी पढ़ाई करें। कई छात्र कहते हैं कि सर जो भागीदारी कर रहे हैं वो तो छात्र ही नहीं है, वो छात्र नहीं है। मैं आपको पिछले 2 वर्ष पूर्व एक आंदोलन हुआ था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाद, चूंकि मैंने पूछा एक छात्र से, वो मुझे जानता नहीं था। मैंने उससे पूछा कि भाई ये आंदोलन किस चीज का हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि सर ये पैसे नहीं डाल रहे हैं गांव की बेटी की योजना में। तो हमने कहा कि ये कौन सा कार्यालय है, उसे ये भी नहीं पता कि पीएससी क्या है।
उसको बाहर से भोजन पानी और 200 रुपए उसको दिए जाते थे और उसको आंदोलन में उसको भागीदारी करने को दिया गया। न तो वो छात्र है, न ही वो पीएससी का फुल फॉर्म जानता है। तो मैं यह देख रहा हूं कि आंदोलनों के नाम पे कहीं अराजक तत्व आ रहे हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। और जो हकीकत में जो कैंडिडेट है वो आज भी पढ़ रहा है। दूसरी बार जो परीक्षा हुई नीट की, उसमें बच्चों ने एक तरफ जहां जश्न मनाया इंदौर में, दूसरी तरफ वहीं आंदोलन भी हो रहा है। पीएससी में कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हम चयनित नहीं हुए लगातार। यद्यपि ये कहकर मुझे मतलब बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि इस समय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है उसमें किसी भी तरह की इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई। और अभी 2 दिन पहले नवभारत टाइम्स में एक न्यूज छपी थी कि एक विकलांग कैंडिडेट का जब साक्षात्कार छपा तो उसने कहा था कि मैं वैसे ही विकलांग था और एक्सीडेंट मेरा दोबारा हुआ। जब मैं पीएससी के साक्षात्कार के लिए आया तो एम्बुलेंस में बोर्ड आया और एम्बुलेंस में मेरा साक्षात्कार हुआ। ये न्यूज आयोग की तरफ से जारी नहीं हुई। वीके गुप्ता जी, ये बात ठीक है कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसी घटना नहीं हुई होगी। ये बात ठीक है कि देश के कई भागों में परीक्षाएं ईमानदारी से भी होती हैं, लेकिन हम इस समस्या को नकार नहीं सकते। पेपर लीक का मुद्दा है और सरकार उसे लेकर गंभीर है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये इस बात को कहा कि पेपर लीक मामूली विषय नहीं है, लाखों छात्र और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक विषय है। खुद प्रधानमंत्री जी का कंसर्न है इस चीज को लेकर, तो इस समस्या को नकार तो सकते नहीं। चर्चा होनी भी चाहिए, संसद में भी चर्चा होनी चाहिए। घनश्याम तिवारी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस मुद्दे को, क्योंकि जाहिर तौर पर एक ये मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है और सरकार भी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। सरकार ने अपने फैसलों से भी दिखाया है, अपने रुख से भी दिखाया। मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं इस मुद्दे पर कि सरकार ने कहा है कठोर कानून सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को पहले दिन से कहा कि बख्शे नहीं जाएंगे, जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे और भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए भी कड़े कानून बनाए जाएंगे। इस मुद्दे को आप कैसे देखिए, बहुत साफ है, प्रधानमंत्री जी की मंशा बिल्कुल साफ है और मुद्दा बिल्कुल साफ है। ये संगठित गिरोह है। ये अपराध जो है ना वो संगठित गिरोह करता है। ये अपराध में पेपर सेट करने वाले, पेपर प्रिंट करने वाले, पेपर पहुंचाने वाले, इस प्रकार एक गिरोह बनकर ये सारा काम होता है और इसका इलाज भी होता है। जैसे राजस्थान में अभी बीजेपी की सरकार बनने के बाद में 18 परीक्षाएं हो गई है और 1.25 लाख लोगों को नौकरी लग गई है। एक भी पेपर लीक नहीं हुआ क्योंकि एक कानून राजस्थान में बन गया था। अब जैसा मोदी जी ने कहा है, इस संगठित गिरोह के खिलाफ एक कड़ा कानून पार्लियामेंट में आएगा और चूंकि इस समय संसद चल रही है इसलिए कोई भी मंत्री इस कानून में क्या आने वाला है वो आकर प्रेस में नहीं बता सकता, इसलिए वो नहीं बताया गया। लेकिन प्रधानमंत्री जी का वीडियो संदेश बिल्कुल साफ है कि जिनकी जमानत नहीं हो इसको गैर जमानती अपराध किया जाएगा, इसमें लंबी कठोर सजा का प्रावधान किया जाएगा, इसमें जुर्माना का प्रावधान किया जाएगा और फास्ट ट्रैक होगी जिससे कि एकदम 4-6 महीने में इसका निर्णय होकर लोगों को पता लगेगा कि ये जो अपराध अगर किया तो ये सजा होगी। ये सरकार इसके लिए कृत संकल्प है और ये काम करने के लिए तैयार है। इसको एक पार्टी की या सरकार की समस्या नहीं मानना चाहिए। ये सब राज्यों में, अलग अलग राज्यों की सरकारों में इस प्रकार का घटित हुआ है। और ये नीट का क्योंकि बड़ा पेपर है, 22 लाख 25 लाख लोग बैठते हैं, तो जिसमें 1-1.5 लाख का सिलेक्शन हुआ, तो बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो अपना ये दिखाने के लिए कि हम रह गए, वो अलग बात है। भाई सिलेक्शन तो जितने का होना उतना ही होना है। तो वो सारी बातें उनकी व्यवस्था और अभिभावकों को भी इस बात का वो लगता है। और सरकार ने 3 बातें बहुत साफ की है कि भाई हम कठोर कानून बनाना चाहते हैं, भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं हो इसकी व्यवस्था करना चाहते हैं। जो लोग मारे, जिसके बाद ये नीट पेपर के आउट होने के बाद कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली, उनके परिवार के बारे में भी हम कुछ सोचने के लिए तैयार हैं। सरकार ने सारी बात वांगचुक जी को बताई है। तो सरकार के इस प्रकार के आश्वासन के बाद में मैं समझता हूं कि न तो अब आंदोलन करने का कोई कारण बचा है और न ही संसद में चर्चा न करने का कारण बचा है। इसलिए चाहिए ये कि सोमवार से जब संसद चले
तो प्रतिपक्ष बहस में भाग ले, सारे मुद्दे उठाएं और उसके बाद संसद निर्णय करें। उसी प्रकार से इतनी सारी बातें करने के बाद में आंदोलन का जो मकसद है वो सरकार ने पूरा कर दिया। इसके बाद में आंदोलन का कोई कारण नहीं बचता, ये मेरा विचार। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, सरकार तेजी के साथ इस समस्या के निपटारे के लिए, निदान के लिए फैसले ले रही है, संसद में चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने विपक्ष से आह्वान किया है कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा हो, राजनीति से ऊपर चर्चा हो। मैं आपसे वीके गुप्ता जी एक चीज समझना चाहता हूं, क्योंकि सरकार ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन एक महत्वपूर्ण पहल है सरकार की तरफ से जो पेपर लीक के मुद्दे होते हैं। लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या इस मुद्दे को हम राष्ट्रीय संदर्भ में देख रहे हैं? क्योंकि राजस्थान में जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे तब भी पेपर लीक की घटनाएं हुई। यह मुद्दा कोई आज का नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय सहमति बने और राज्य और केंद्र मिलकर इस पर एक सहमति बनाकर कोई कठोर फैसला लें, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। यानी राज्य और राष्ट्रीय लेवल पर ये जो बिल पास हो रहा है, और निश्चित रूप से पेपर लीकेज किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए, और जो भी इसमें जिम्मेदार है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। यद्यपि बहुत सारी सावधानियां या चूक जो है वो आयोगों से या रिक्रूटमेंट एजेंसियों के स्तर पर चेक होनी चाहिए। यद्यपि यहाँ कहीं भी चूक होती है तो निश्चित रूप से बच्चों का, अभिभावकों का जो भविष्य है वो बड़े तनाव में आ जाते हैं, कई बच्चे सुसाइड करते हैं, तो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन निगरानी जो है इसके ऊपर सतत होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट एजेंसियों को ये भली भांति देखना चाहिए कि उनकी सिस्टम में, उनकी सेटिंग में, उनकी प्रिंटिंग में, उनके मॉडरेशन में, उनके जो भी एक्सपर्ट्स आते हैं उन सतत निगरानी हो। जो भी एजेंसियां जो कार्य कर रही है वो किसी भी स्तर पर ब्लैक लिस्टेड ना हो। जो भी एक्सपर्ट्स यहाँ आते हैं वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए, और पूरा सिस्टम जो है वो यहाँ जैसे मैं हमारे लोक सेवा आयोग की बात करूं तो कोई भी कार्य हम लोग यहाँ आउटसोर्स को नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ टोटल वर्क जो है जी वो कोषालय की निगरानी में, स्ट्रांग रूम, ज्वाइंट कमिश्नर, ज्वाइंट कलेक्टर, ये जो पूरी मशीनरी है, ये पूरी मशीनरी को हम लोग इन्वॉल्व जी बिल्कुल वीके गुप्ता जी, वीके गुप्ता जी, पूरे तंत्र को मिलकर इसका मुकाबला करना होगा, क्योंकि यह समस्या ऐसी है जो देश के छात्रों से, नौजवान से जुड़ी है। यह मुद्दा राजनीति का नहीं है। लेकिन घनश्याम तिवारी जी, एक अहम मुद्दा जो आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया है। जाहिर तौर पर वंदे मातरम को लेकर इस देश में राजनीति बहुत हुई है, किंतु परंतु तमाम तरह के सवाल उठाए गए हैं। ये विधेयक क्यों महत्वपूर्ण है? इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये विधेयक इसलिए महत्वपूर्ण है, 1971 में इस प्रकार का कानून बन गया था कि राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान इनका सम्मान करना चाहिए। सम्मान न करने पर अपमान करने वालों को 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान था। इसमें अब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के बाद में जो वंदे मातरम को काटा गया था तुष्टीकरण की नीति के कारण से, पहले 6 के 6 छंद जो हैं वो गाए जाते थे। उसके बाद में कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, 2 भाई थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया था गीत का। और उसके बाद में मुस्लिम लीग ने 1906 में स्थापित होने के बाद में ये प्रश्न उठाया, और कांग्रेस पार्टी ने 1914 में लखनऊ फैक्ट में और 1916 में और उसके बाद में खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के कारण से इस गीत के 4 अंतरे हटा दिए थे। केवल सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम रखा था। तुम्ही दुर्गा, तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही मर्म, अमलाम कमलाम अतुलाम अतुलाम मातरम जो था उस सारे को उन्होंने हटाया। वो तुष्टीकरण के कारण से हटाया। ये भंग के समय आनंद मठ का ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का मंत्र है जी बिल्कुल। और हमारे यहाँ ऋषि उसको कहते हैं जो मंत्र दृष्टा हो, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का ये वंदे मातरम का मंत्र उन्होंने दिया। ये मंत्र भारत के नव जागरण का और भारत की आजादी का मंत्र बन गया। इसको अब चूंकि पूरा गीत
शामिल किया है कि अब पूरा गीत गाना पड़ेगा, इसलिए ये कानून लाया गया। जी, जाहिर सी बात है, बात चाहे वंदे मातरम की हो या देश में परीक्षाओं की बात हो, दोनों ही मुद्दे देश की स्वाभिमान से, देश के गौरव से जुड़े हुए हैं, क्योंकि देश का नौजवान हो उसका भी भविष्य है और वो भारत का भविष्य है, और वंदे मातरम देश का गौरव है। घनश्याम तिवारी जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वीके गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। नमस्कार।